तो दोस्तों भारत को 24 दिन का धमकी दिया गया है और चेतावनी साफ है। अगर भारत ने कुछ नहीं किया तो मामला सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएगा। सवाल यह है, यह धमकी किसने दी और भारत को क्यों निशाना बनाया गया? दूसरी खबर, आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा सीक्रेट ट्रांसफर हुआ है जिसकी खबर ना मीडिया को होती है ना जनता को, लेकिन एक गलती करोड़ों जानें खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान राजनीति इसे चुनौती दे रही है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी, लेकिन आज इनके रिश्तों में एक अजीब सी खटास आ गई है। एक और हैरान करने वाली खबर आ रही है, बांग्लादेश में अब मांग उठने लगी है कि वहां काम कर रहे भारतीयों को देश से बाहर निकाला जाए और उनका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाए। आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं हालात और इसका असली नुकसान किसे हो रहा है? कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश की एक ताजा राजनीतिक हलचल से। वहां इनकलाब मंच नाम का एक संगठन है जिसके तेवर इन दिनों काफी सख्त हैं। इस संगठन के नेताओं ने वहां की अंतरिम सरकार के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जितने भी भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं उनका वर्क परमिट तुरंत रद्द किया जाए। लेकिन ये गुस्सा अचानक क्यों भड़का? दरअसल ये गुस्सा तब भड़का जब उनके संगठन के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश में आग लगा दी। 28 दिसंबर की रात इनकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सरकार के सामने 4 बड़ी शर्तें रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बांग्लादेश की आजादी और संप्रभुता का सवाल है। उनकी पहली शर्त तो सीधी है, हत्यारों को 24 दिन के अंदर पकड़ो। लेकिन दूसरी शर्त भारत के लिए चिंताजनक है। उनका मानना है कि देश की आत्मनिर्भरता बचाने के लिए भारतीयों को नौकरी से हटाना जरूरी है। बात यहीं नहीं रुकी। तीसरी शर्त में उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत ने हत्या के आरोपियों को वापस नहीं सौंपा तो वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में घसीटेंगे। और चौथी मांग में आवामी लीग और खुफिया तंत्र के लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है। अब दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। उधर बांग्लादेश से आवाज आ रही है कि भारतीयों को बाहर निकालो, और इधर जब हमारे देश में अवैध बांग्लादेशियों की बात होती है तो कई लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और हाँ, एक हैरानी की बात यह भी है कि वो कौन महान लोग हैं जो भारत जैसे देश को छोड़कर बांग्लादेश में नौकरी करने गए हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। दोस्तों, अब ये सिर्फ मांग नहीं है, ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है। पूरे 24 दिनों का अल्टीमेटम, यानी जनवरी 2026 के मध्य तक अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो बांग्लादेश में राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे जानबूझकर भारत से जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में छात्र संगठन, खासकर इनकलाब मंचा, अब केवल छात्र राजनीति नहीं कर रहे बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। इस बयानबाजी पर भारत के पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरी मांग को सीधे सीधे पूर्ण मूर्खता बताया है और कहा है कि इस तरह की बातें न तो आर्थिक सच्चाई को समझती हैं और न ही कूटनीतिक हकीकत को। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस पूरे मामले में कहां खड़ी है। हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी चुप्पी को लेकर बांग्लादेशी मीडिया में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार दबाव में है या जानबूझकर वक्त निकालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो अगर यह मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला दर्ज कराने का हो सकता है। यानी छात्र आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की तैयारी तेज हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल आज 1 जनवरी 2026 है और जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही सीक्रेट काम पूरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आज के ही दिन दोनों देश एक दूसरे को अपने सबसे खतरनाक ठिकानों यानी परमाणु केंद्रों, न्यूक्लियर साइट्स की लिस्ट सौंपते हैं? आखिर इस लिस्ट में क्या होता है और ये क्यों दी जाती है? चलिए आज के वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिसर्च रिएक्टर, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल रखने वाली जगहों की पूरी जानकारी होती है। यहां तक कि उनकी सटीक लोकेशन यानी अक्षांश और देशांतर भी बताई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह पब्लिक के लिए है? जी नहीं, ये लिस्ट बेहद गोपनीय होती है जिसे सिर्फ दोनों देशों की सरकारें ही जानती हैं। आज ये सिलसिला 35वीं बार दोहराया गया है, पर सवाल यह है कि आखिर जानी दुश्मन होने के बावजूद ये जानकारी क्यों बांटी जाती है? इसका सीधा सा मकसद है सुरक्षा। जंग या तनाव के दौरान अगर गलती से भी किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला हो गया तो जो रेडिएशन लीक होगा वो लाखों बेगुनाहों की जान ले लेगा और पर्यावरण को सदियों के लिए तबाह कर देगा।
यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जिसका मतलब है भाई ये हमारी साइट्स हैं, यहां हमला मत करना और हम भी तुम्हारी साइट्स को नहीं छुएंगे। इस ऐतिहासिक समझौते की शुरुआत 1988 में हुई थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने इस पर साइन किए थे। ये लेन देन किसी बड़ी मीटिंग में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल से होता है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास को भारत की लिस्ट मिलती है और इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास को पाकिस्तान की। भले ही कश्मीर या बॉर्डर पर तनाव कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन न्यूक्लियर मामलों में दोनों देश जानते हैं कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकती है। संक्षेप में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो झगड़ालू पड़ोसी एक दूसरे से कहें, भाई लड़ाई अपनी जगह, पर तुम मेरे घर की दीवार मत तोड़ना और मैं तुम्हारी नहीं, ताकि कोई बड़ा विस्फोट टल सके। तो दोस्तों, क्या आपको इससे पहले इस समझौते के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं सबसे खतरनाक खबर की तरफ। चीन, जो अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है, उसने अब चांदी यानी सिल्वर को हथियार बना लिया है। रेफरेंस के लिए आप ये आर्टिकल देखिए। चीन ने ऐलान कर दिया है कि 2026 और 2027 में वो चांदी के एक्सपोर्ट पर भारी रोक लगाने वाला है। यानी 1 जनवरी 2026 से चीन से चांदी बाहर भेजना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे चांदी ही तो है, सोना थोड़ी है। तो यहां आप गलत हैं। आज की तारीख में चांदी सिर्फ गहनों में इस्तेमाल नहीं होती, ये मॉडर्न दुनिया का फ्यूल है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, राडार, नाइट विजन डिवाइसेस, सैटेलाइट्स, सोलर पैनल्स और यहां तक कि न्यूक्लियर पावर और सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सब में चांदी चाहिए। दुनिया का 60% से 65% रिफाइंड सिल्वर अकेले चीन से आता है। सोचिए, अगर चीन ने सप्लाई रोक दी तो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज का क्या होगा? मार्केट में पहले ही चांदी की शॉर्टेज है, रेट्स आसमान छू रहे हैं और चीन का यह कदम आग में घी डालने जैसा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 15% चांदी चीन और हांगकांग से मंगाता है। अगर सप्लाई चेन टूटी तो असर हमारी इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अगली अपडेट है वो सिर्फ खबर नहीं, भविष्य की तस्वीर बदलने वाली कहानी है। दोस्तों, सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जिसकी पूरी आबादी भारत के किसी एक जिले से भी कम है, महज 8 लाख लोग, लेकिन वही छोटा सा देश आज ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल के समंदर पर बैठा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं दक्षिण अमेरिका के उस देश की जिसका नाम है गुयाना। और अब खबर यह है कि गुयाना ने भारत के सामने खुद चलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सीधा सीधा न्योता भेजा गया है, भारत आओ, हमारे तेल में हिस्सा लो। गुयाना की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत को इनविटेशन दिया है कि साल 2026 में उनके यहां जो ऑफशोर ऑन ऑयल ब्लॉक्स की नीलामी होने जा रही है, उसमें भारतीय कंपनियां हिस्सा लें। मतलब साफ है, भारत की बड़ी कंपनियां जैसे ONGC, ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां जाकर तेल निकालें और पार्टनर बने। अब सवाल यही है कि आखिर गुयाना अचानक भारत पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है? इसके पीछे एक बेहद गहरी रणनीति छुपी है। अब तक गुयाना के तेल सेक्टर पर ज्यादातर कब्जा रहा है अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों का, खासकर एक्सॉन मोबिल का। लेकिन अब गुयाना चाहता है कि खेल एक तरफा न रहे। वो चाहता है कि एशियाई ताकतें, खासकर भारत, मैदान में उतरें ताकि उनकी ऑयल मार्केट में डाइवर्सिटी और बैलेंस आए। यही वजह है कि 2022 के बाद दूसरी बार गुयाना 14 नए तेल क्षेत्रों की नीलामी करने जा रहा है। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के सख्त सैंक्शंस के बाद भारत का रूस से तेल आयात करीब 18% तक गिर चुका है। भारत को जरूरत थी एक ऐसे पार्टनर की जो भरोसेमंद हो, राजनीतिक दबाव से दूर हो और लंबे समय तक साथ निभा सके। और उसी खाली जगह में एंट्री होती है गुयाना की। ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। पिछले साल यानी 2025 में इसका ट्रायल भी हो चुका है। गुयाना ने भारत को 60 लाख बैरल कच्चा तेल भेजा, 2 बड़े बड़े जहाज पूरा लोड, और भारत की रिफाइनरियों ने उस तेल को इस्तेमाल भी किया। नतीजा साफ था, टेस्ट पूरी तरह सफल। अब आगे का प्लान और भी बड़ा है। गुयाना का लक्ष्य है कि साल 2030 तक वो रोजाना करीब 17 लाख बैरल तेल का उत्पादन करे। आज की तारीख में यह आंकड़ा लगभग 9 लाख बैरल है। याद रखिए, साल 2015 वो टर्निंग पॉइंट था जब एक्सॉन मोबिल ने वहां 11 बिलियन बैरल तेल का विशाल भंडार खोजा। उसी एक खोज ने गुयाना को रातों रात दुनिया के एनर्जी मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। अब भारत की मजबूरी भी समझिए। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% हिस्सा बाहर से आयात करता है। अगर गुयाना के साथ यह साझेदारी पक्की हो जाती है तो भारत को लंबे समय तक सस्ता, सुरक्षित और स्थिर तेल मिलेगा। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी और दूसरी तरफ गुयाना को मिलेगा भारी भरकम भारतीय निवेश, नई टेक्नोलॉजी और हजारों लोगों के लिए रोजगार। यानी साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ तेल की डील नहीं है, ये भारत और गुयाना दोनों के भविष्य की डील है, जहां फायदा भी दोनों का है और ताकत भी दोनों की बढ़ने वाली है।